नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज यूपीपी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में उत्तर प्रदेश का विशेष प्रश्न पूछा जा रहा है। एक विषय को हटा करके उत्तर प्रदेश के लिए एक अलग से पेपर सेट किया गया। अब इससे ये अवधारणा उत्पन्न होगी कि समस्त परीक्षाओं में उस पैटर्न को अब अपनाएंगे। हो सकता है यूपीपी में भी जो है इस बार उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रश्न आए समान अध्ययन में। इसलिए उत्तर प्रदेश के संबंध में आपसे मैं एक विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के समस्त बिंदुओं पर। सबसे पहले आता हूं उत्तर प्रदेश का इतिहास। जो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, यूपी इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास में सबसे पहले आते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल मानव कंदराओं में, गुफाओं में रहता था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बेलन घाटी, ध्यान देना, बेलन घाटी में गुफा चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। बेलन घाटी में दोस्तों अति प्राचीन साक्ष्य जो पत्थरों पर बनाए गए थे, उस काल के शिकार के दृश्य बनाए गए, इससे मालूम होता है उस काल के सामाजिक जीवन के बारे में क्या दशाएं थी। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के सराय नहर नामक स्थान पे जो है पाषाणकालीन अनेक उपकरण, निकोले पत्थर, शिकार के साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद एक नवीन खोजों में संत कबीर नगर से जो है संत कबीर नगर मधोरपुरा से जो है साक्ष्य प्राप्त हुए पाषाणकालीन। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से के कोल डिहवा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार यूपी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, कोल डिहवा से धान के खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। धान के खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश के कोल ढीवा से। उसके बाद आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता के
जो 12.5 लाख से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ सभ्यता था, इसका जो पूर्वी हिस्सा, पूर्वी भाग था, वो यूपी के आलमगीरपुर, आलमगीरपुर में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो मेरठ के पास स्थित है आलमगीरपुर। इसके बाद दोस्तों आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में वेदों में जो है काशी, अयोध्या, अयोध्या का विशेष उल्लेख हुआ है अथर्ववेद में। काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या इक्ष्वाकु वंश, अति प्राचीन सरजू का पावन नदी का उल्लेख पुराणों में, स्कंद पुराण में कई स्थानों पर भगवान राम के बारे में वर्णन है। रामायण खुद ही, रामचरितमानस खुद ही एक पवित्र ग्रंथ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, इसे कौशल, साकेत जैसे नामों से भी जाना जाता था अयोध्या को। अब काशी में महाभारत काल से भी संबंधित है काशी। भीष्म पितामह जी काशी आए थे, 3 रानियों को ले गए थे यहां से। उसके बाद काशी में जैन धर्म, महाभारत और रामायण काल के बाद जो आता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का उल्लेख मिलता है, जो लगभग 750 ईसा पूर्व से भी अधिक समय पहले की बात है ये, तब के थे। और एक काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे दोस्तों, पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इसीलिए काशी का उल्लेख जो है अति प्राचीन 700 ईसा पूर्व, 750 ईसा पूर्व काशी का। अब आते हैं काशी में भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई लुम्बिनी के साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे, शाक्य वंश के थे। भगवान बुद्ध जो है जब अपना महाविनिष्क्रमण, जब गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाता है, तो सबसे पहले काशी आए। काशी में सारनाथ, जिसे ऋषि पत्तन कहा जाता था, या मृगवन भी कहते थे ऋषि। इसी सारनाथ में रहते इन दोनों को सारनाथ,
सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषिपत्तन। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऋषिपत्तन में यहीं पे भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों के साथ कठिन तपस्या की और यहां से फिर बोध गया गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद 40 वर्ष में भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ आए और अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। यह घटना, प्रथम उपदेश की घटना जो है देश घटना जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इतिहास में धर्म का पहिया चला। आज भी इसका विशेष महत्व है। अशोक चक्र, बौद्ध धर्म से संबंधित वो चक्र आपका राष्ट्रीय चिन्ह में से एक। उसके बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की नींव रखी 60 व्यक्तियों को लेकर के। भगवान बुद्ध ने इसके बाद उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सबसे ज्यादा वर्षा काल व्यतीत किया भगवान ने। श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा उपदेश दिया भगवान ने। श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल राक्षस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया भगवान ने। उसके बाद कौशाम्बी सारनाथ का एक सेंटर, उसके बाद आपका कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने जो है परिनिर्वाण कुशीनगर में, जिसे 483 ईसा पूर्व की एक घटना इतिहास में दर्ज है। आज भी कुशीनगर का विशेष महत्व है। यूपी के आते हैं दोस्तों, बौद्ध काल में जो 16 महाजनपद थे, उस जनपदों में जो विशेष महत्व था उस जनपद का, उसमें काशी, वत्स, सूरसेन, मल्ल, काशी, वत्स, सूरसेन, मल्ल जैसे जनपद उत्तर प्रदेश में थे। पांचाल, महाभारत काल में पांचाल का विशेष महत्व था। पांचाल महाराजा द्रुपद, उनकी कन्या द्रौपदी, इसमें ये पांचाल का जो क्षेत्र इस समय है वो आपका फर्रुखाबाद, जहां स्वयंवर हुआ था, मछली की आंख में तीर लगाया था निशान, अर्जुन ने और द्रौपदी से विवाह हुआ। उसके बाद कुरु, एक महत्वपूर्ण जनपद कुरु जो मेरठ के पास स्थित था, कुरु, हस्तिनापुर। उसके बाद आते हैं सूरसेन, मथुरा, जो भगवान कृष्ण से संबंधित, कंस,
इनके मामा की हत्या, जो कि वध किया, हत्या नहीं वध, मल्ल और पावापुरी विशेष महत्व, कुशीनगर का जनपद मल्ल एक संघ था। अब दोस्तों आते हैं ऋग्वैदिक काल, रामायण महाभारत काल, बौद्ध जो द्वितीय नगरीकरण, 16 महाजनपदों से लगभग 8 महाजनपद यूपी में स्थित थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व जो है मौर्य काल में, मौर्य काल में पाटलिपुत्र भले ही सेंटर था, राजधानी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश भी उसमें समाहित था। मौर्य काल, सम्राट अशोक ने जो सारनाथ और कौशाम्बी के वृक्षों को फटकार लगाई थी यूपी के दोनों को, साथ में सांची जो मध्य प्रदेश वहां भी। उसके बाद गुप्त काल में मथुरा विशेष महत्वपूर्ण था। कुषाण काल में मथुरा कला पहली मूर्ति प्राप्त हुई, विशुद्ध भारतीय मूर्ति, मथुरा कला का विशेष महत्व है। मथुरा कला का कई बार क्वेश्चन पूछा जो कहा है परीक्षाओं में। मथुरा कला में विशुद्ध भारतीय कला था, इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति, अन्य जो है देवी देवताओं की मूर्ति मथुरा कला में बना। यह जो है मूर्ति में आंतरिक सुंदरता पे बल दिया गया था, जबकि गांधार कला में वह सुंदरता पे बल दिया गया था। भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां इस मथुरा कला में बनी। संघ का जैन धर्म, कंकीला टीला मथुरा का जैन धर्म के लिए विशेष महत्व था, मथुरा का कंकीला टीला। अब आते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में कन्नौज। कन्नौज जो वर्धन काल में, हर्षवर्धन काल में, हर्षवर्धन काल जो है हर्षवर्धन का काल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी, हर्षवर्धन का काल जो है, इसमें थानेश्वर की राजधानी थी। जब इनकी बहन राजश्री विधवा हो गई, गवर्नर शशांक ने उनकी जमाता का जब हत्या की थी, बिंद के जंगलों में सती होने जा रही थी, एक बौद्ध भिक्षु ने बताया, हर्षवर्धन ने उसे बचाया। फिर कन्नौज को जो है राजधानी बनाई हर्षवर्धन ने। जिस प्रकार पाटलिपुत्र का महत्व था, वैसे ही कन्नौज का महत्व बढ़ा, मेन सेंटर हो गया कन्नौज। कन्नौज का राजा पूरे देश का राजा माना जाता था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को महत्व प्रदान किया, कन्नौज को विशेष रूप से। अब कन्नौज मेन सेंटर बन गया। कन्नौज 629 ईस्वी में वेनसांग भारत आया। वेनसांग कन्नौज दरबार में और प्रयागराज में, प्रयागराज जहां पहला यज्ञ ब्रह्मा ने किया, इसलिए तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। भगवान राम निषादरात गुह से संबंधित प्रयाग ने यही प्रयाग तीर्थ प्रयाग कहा उसको। प्रयाग की महिमा, संगम जहां गंगा यमुना मिलती है वो प्रयाग। यहां पे माघ मेला प्रतिवर्ष बनाया जाता है। हर्षवर्धन माघ मेला में आता था। अक्षयवट प्रयागराज में है, अक्षयवट प्रयागराज में 2 महीने हर्षवर्धन रुकता था यहां, और उसके बाद सब कुछ दान देकर अपने बहन राजश्री के पास
और साथ जो है कन्नौज लौट जाता था। तो प्रयागराज कन्नौज दोनों के सभाओं में वेनसांग उपस्थित था। महामोक्ष परिषद कहा गया है। बहुत जो संगति होती थी, पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा राजकुंडल वन कश्मीर में, पांचवा छठवां कन्नौज और प्रयागराज में जो आयोजित किया गया। क्योंकि बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध देता था जो है हर्षवर्धन, इसलिए विशेष महत्व हो गया कन्नौज और प्रयागराज का। हर्ष के मृत्यु के बाद छोटे छोटे टुकड़े में बिखर गए साम्राज्य। अब उसमें कन्नौज, उस बंगाल में गौड़ पाल वंश की स्थापना हो गई। अब कन्नौज की सत्ता के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है। संघर्ष में प्रतिहार प्लस पाल प्लस राष्ट्रकूट जो है, ये तीन राजवंशों ने भाग लिया त्रिपक्षीय संघर्ष में। राष्ट्रकूट मान्यखेट कर्नाटक के पास दक्षिण भारत से उत्तर भारत पर पहला आक्रमणकारी, ध्रुव, प्रतिहार, पाल बंगाल के, इस समस्त मिलकर के कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। अंत में प्रतिहार विजयी हुआ। नागभट्ट प्रथम, द्वितीय, वत्सरा जैसे महान शासक हुए प्रतिहारों में। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, अग्निकुंड से उत्पन्न हुई ये चार राजपूत वंश जो है, जो माउंट आबू पर्वत पर ब्रह्मा ने यज्ञ किया था उसमें उत्पन्न हुए, उसमें एक प्रतिहार भी था। तो उत्तर प्रदेश का आप देख रहे हैं दोस्तों, कन्नौज का एक विशेष महत्व इस काल में, हर्षवर्धन के काल में भी। अब आते हैं, जब गजनी ने आक्रमण किया 1000 ईस्वी में, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा पर भी आक्रमण किया था। उत्तर प्रदेश में अछूता नहीं था। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भी उत्तर प्रदेश, बदायूं, कोयल जिसे कहा जाता, अलीगढ़, मथुरा जैसे स्थानों पर, काशी स्थानों पर आक्रमण किया। इधर होते हुए बख्तियार खिलजी बिहार गया। उसके बाद सल्तनत काल में उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु बन गया, क्योंकि राजधानी दिल्ली के मेन सेंटर दुआब, गंगा यमुना की भूमिकर राजस्व ज्यादा प्राप्त होता था, इसलिए विशेष ध्यान रहता था आक्रमणकारियों का उत्तर प्रदेश के। इसमें ऐबक के बाद इल्तुतमिश, जिसे सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो बदायूं का पहले सूबेदार था। बदायूं का उसने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया। उसके बाद जो मेन महत्व आता है उत्तर प्रदेश में, वो फिरोज तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया। जौनपुर गोमती नदी के तट पे है। एकमात्र ऐसी नदी जो पीलीभीत के फुलहर झील से निकली है। गोमती नदी मैदानी भाग से निकल रही नदी, लखनऊ इसी किनारे स्थित, जौनपुर इसी नदी किनारे स्थित गोमती। उसके बाद 1504 में, इसके बाद फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद की भी स्थापना की, जिसे सुहाग का शहर, चूड़ियों का शहर, कांच का शहर कहा जाता है। कहा जाता है कि फिरोज तुगलक ने 100 शहरों की स्थापना की। इसमें से
प्रमुख शहर फिरोजाबाद और जौनपुर। और ये जौनपुर नाम जो है, फिर तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका बचपन का नाम जौना खां था, उसी की याद में जौनपुर की स्थापना की थी बंगाल से लौटते समय। ये 1376-77 की घटना है। उसके बाद आते हैं 1504 में सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। ध्यान देना दोस्तों, आगरा, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया और आगरा को पहली बार राजधानी राजधानी बनाया सिकंदर लोदी ने। आगरा मुख्य केंद्र बन गया यूपी का। कन्नौज के बाद दूसरा केंद्र आगरा। सिकंदर लोदी ने इसे यमुना के किनारे विशेष क्षेत्र पर स्थित था। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। विवादलगढ़ का किला बना आगरा में। इसके बाद जब मुगल आए, मुगलों में हुमायूं हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। चुनारगढ़ का उल्लेख आता है, ये प्राचीन किला गुप्त काल का। चुनारगढ़ सोना मंडप, महाराजा भरथरी का समाधि चुनारगढ़ में। चुनार चूर के डाला सीमेंट फैक्ट्री, कांच के बर्तन के जो है सिनेमेटिक जो है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है चुनार। इस चुनारगढ़ के किला गंगा नदी के किनारे चुनार पर आक्रमण किया। यहां का शासक जो है उस समय शेर खां था। से लाड मलिका से विवाह कर लिया था। 6 महीना तक घेरा डाला। शेर खां ने समर्पण कर दिया और एक दयालु राजा था हुमायूं, उसने माफ कर दिया। उसके बाद वो बंगाल बिहार की तरफ बढ़ा। वहां पर फिर इतिहास घटनाएं, चौसा का युद्ध हुआ। अंत में हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा 1542 में। ये चुनारगढ़ का महत्व हुआ। उसके बाद अकबर ने आगरा को विशेष महत्व दिया। आगरा में लाल किला बनवाया पत्थरों का। आगरा को व्यवस्थित बना दिया। आगरा के बाद अकबर ने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा। इलाहाबाद रखा और एक किला बनवाया, आज भी स्थित है इलाहाबाद का किला, आगरा किला। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया अकबर ने। फतेहपुर सिकरी में मुख्य द्वार, बुलंद दरवाजा, एक 176 फीट ऊंचा, सबसे बड़ा दरवाजा। और फतेहपुर सिकरी में पंचमहल, जोधाबाई का महल, मरियम उस्मानी का महल, बीरबल का महल,
जहांगीरी महल, शाह तुर्कन का महल, इस्लाम शाह का मकबरा, मकबरा, सलीम चिश्ती का दरगाह, और एक मक्का के नकल के आधार पर एक मस्जिद, मक्का के कल पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया जिसका मुख मक्का की तरफ था। ये फतेहपुर सिकरी में स्थित था। ये फतेहपुर सिकरी आज भी महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश का, और जहांगीर के काल में आगरा में, अकबर के बाद अकबर ने फिर आगरा के सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित था जिसको राजा मल जाट ने लूटा। इतिहासकारों ने कहा उसकी हड्डियों को निकाल करके जला दिया था राजा रमल जाट ने। फिर जहांगीर ने आगरा किले में इस मकबरे को पूर्ण किया था और जहांगीरी महल को बनवाया था, पूर्ण किया था। और जहांगीर ने अपने ससुर इत्मादुद्दौला इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया, जो पित्रादुरा शैली में बना हुआ भारत का प्रथम मकबरा है। पित्रादुरा शैली में, ठीक ना, पित्रादुरा शैली में है ये इनका मकबरा बना हुआ। इसमें संगमरमर पर जो डिजाइन बनती है फूल पत्तियों को, तो उसी रंगीन पत्थरों को जो है सांचा बना के कस के पॉलिश कर दिया जाता है, इससे जोड़ का पता नहीं चलता। और रंगीन पत्थर होते हैं न कि पेंट। ऐसी शैली पित्रादुरा शैली कहलाता है। इसी शैली पर ताजमहल बना था। अब आते हैं शाहजहां, जिसका स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने आगरा के किला में, आगरा के किला में मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो है बनवाया शाहजहां ने। उसके बाद ताजमहल अपनी प्रिय पत्नी अर्जबंद बानो बेगम, इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 1631 में हुई थी। उसको बुरहानपुर में दफन किया गया। बाद में जय सिंह से साथ लेकर के, जमीन को लेकर के आगरा में ताज महल का निर्माण किया गया। इस ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि मकराना से संगमरमर आया। अकबर ने बागों का प्रारूप, ईशा खां जो आगरा का मिस्त्री था, हमीद अहमद लाहौरी जो वास्तुकार था ताजमहल का, उसने ही ताजमहल को बनाया। और हुमायूं के मकबरे के नकल के आधार पर ताजमहल बना। आज ताज की पहचान पूरी दुनिया में है ताजमहल का।
पहचान पूरी दुनिया में है ताजमहल। उसके बाद आगरा में आराम बाग का निर्माण बाबर ने किया। एक उस प्रश्न ध्यान दीजिएगा। आगरा में आराम बाग का निर्माण बाबर ने किया। अब बाबर को दफनाया गया, कब्र बाबर का बाद में बाबर को काबुल में दफनाया गया, लेकिन इसका प्राथमिक कब्र जो है आगरा में ही था बाबर का। उसके बाद खुसरो बाग, प्रयागराज, विशेष महत्व। जहांगीर अक्सर इलाहाबाद में रहता था, उसी किले में। बाद में वो फिर आगरा गया। जब अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, जब 1605 में वो राजा बना, तो फिर वो वहां गया। औरंगजेब, फिर शाहजहां ने राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली बसाया, इसे लाल किला बनवाया। उसकी मृत्यु औरंगजेब ने शाहजहां को जब कैद किया, तो आगरा के किले में कैद किया और उसी नगीना मस्जिद से शाहजहां ताजमहल को देखता रहता था और उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसे किसी प्रिय पत्नी मुमताज महल के बगल में ही लाल जो है ताजमहल में दफना दिया गया शाहजहां को। औरंगजेब ज्यादातर आगरा ही रहता था। शिवाजी को जो कैद करके लाया गया, शिवाजी को जब पुरंदर की संधि हुई 1665 में, तो 66 में शिवाजी आगरा आए। पंच हजारी बंसम के लाइन में खड़े हुए शिवाजी ने उसका अपमान समझा और चले गए। औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। तो आगरा के जयपुर महल में शिवाजी को रखा गया। राम सिंह ने इनकी रक्षा का वचन दिया, जो जय सिंह का पुत्र था। एक दिन मिठाई की टोकरी में शिवाजी निकल भागे आगरा से, इसलिए आगरा का एक विशेष महत्व। आगरा पेठा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और नूरजहां, जिसे मेहरू निशा कहा जाता था, बचपन का नाम उनका, उनकी पहला पति अली कुली, जिसे शेर अफगन कहा जाता था, उनकी नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया और कन्नौज को खुशबुओं का शहर, इत्र का शहर कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए यूपी स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।